बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ 6 साल बाद आज किसी बड़े जलसे से ख़िताब कर रहे थे। 4 साल बाद उनकी वापसी हुई लाहौर एयरपोर्ट पे। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, जो कानूनी चीज़ें थी, वो पूरी की गई। लेकिन दुबई से चलने से पहले उन्होंने एक जुमला कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। फिर उसके बाद मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में बड़े इज्तिमा से ख़िताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, उनको साइड पे रखता हूँ, ख़त्म नहीं होंगे लेकिन साइड पे रखता हूँ, इंतकाम नहीं लिया जाएगा, आइए सब मिल के। फिर कहा आइए सब मिल के। उसमें तमाम तर तबकात फ़िक्र हैं और तमाम तर सियासी जमातें भी हैं, इदारे भी हैं। अब कैसे चलना है, क्या रुख इख्तियार किया जाएगा, एक नए बाब का आगाज़ है मेरी नज़रों में, और किस तरह चला जाएगा। मिसाक जमहूरियत उस पर चला गया और मिसाक मईशत की बात हुई, उस पर हाथ ही नहीं मिलाया गया। लेकिन अब कैसे चलना है, इसी पे बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि दूसरी जानब चिल्ले तक को मजाक का निशाना बनाया गया, शिकार कर दिया गया, क्यों, सारी बातें होंगी। लेकिन आज हैवी ड्यूटी पैनल लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लाहौर में अहम शख्सियात बैठ रखी हैं और हमने बिठा रखी हैं। साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर्रहमान, सीनियर जर्नलिस्ट तज़कियाकार रिज़वान रज़ी। इस्लामाबाद में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अहमद मंसूर, अस्मा नवाज़ और सीनियर जर्नलिस्ट बरादरम आमिर गौरी। और स्काइप पे हमारे साथ हैं एजाज़ सैयद। आज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, आज का सबसे बड़ा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इजाज़त हो तो लाहौर से मैं चाहूँगा अहवाल ले लीजिए। रिज़वान रज़ी साहब, आज चूँकि हम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मुख्तसर अच्छे जुमलों में मुझे बताइएगा सारे दिन का अहवाल, आपने देखा क्या, फील क्या थी और मजमा कैसा था। चाहूँगा अहवाल ले लीजिए। रिज़वान रज़ी साहब, आज चूँकि हम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मुख्तसर अच्छे जुमलों में मुझे बताइएगा सारे दिन का अहवाल, आपने देखा क्या, फील क्या थी और मजमा कैसा था। देखिए, आज जो है, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और साथ में हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर्रहमान साहब को, जिन्होंने ये टोपी मुझे तोहफ़तन दी है, तो इसके लिए आप का शुक्रिया, इस प्रोग्राम का शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि आज मैं तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान पहुंचा हूं जलसागाह के अंदर, और जलसागाह के अंदर उस वक्त हाजरीन की तादाद जो थी 4 बजे तक जो थी वो मतलब गैर मुनासिब थी, कम थी। लेकिन उसके बाद एक फ्लो शुरू हुआ है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर तक कायम रहा है। पार्टिसिपेंट में से बेशतर लोग वो थे जो कि एक झलक देखने आए हुए थे। देखिए, 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब अपने कारकुन के साथ अपना राब्ता बहाल कर रहे थे और वो उनकी एक झलक देखने के लिए आए हुए थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक उनका पहलू जलसे का है। जलसे के अंदर इंथुजियाज्म था, एंजाइटी थी कायद को देखने के हवाले से। पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें नुमाइंदगी थी, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक के लोग थे, और वो लोग जो थे इसको फील करवा रहे थे, रजिस्टर करवा रहे थे कि वो हैं। 4 बजे से ऑनवर्ड 7 बजे तक एक, जैसे अगर 100 फीट चौड़ी सड़क है तो उस पर एक फ्लो चल रहा था और लोग जो थे वो जलसागाह की तरफ जा रहे थे, और वहां पे ही हमारा स्टूडियो भी बना हुआ था जहां से हम लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे। वो फ्लो 7:30 बजे तक टूटा नहीं है। तो यूं आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा भरपूर पावर शो था, जो कि एक पाकिस्तान का नुमाइंदा पावर शो था। सही। हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर्रहमान साहब, आपने अपनी गिलगिती टोपी रिज़वान रज़ी साहब के सर पे रखी है, उसके लिए भी मशकूर है, लेकिन आप गिलगित से काफ़िला लेके आए, क्या आगे चल के मुल्क की सियासत किस रुख चलेगी और किस करवट बैठेगी, और ये जो मिल के काम करने की बात है, कहाँ तक इकट्ठा देख रहे हैं आप तमाम सियासी जमातों को। शायद टेक्निकली इशू है। एजाज सैयद साहब, आप क्या फरमाएंगे, नवाज शरीफ साहब की वापसी 9 मई वाले नहीं है 28 मई वाले हैं, क्या फरमाएंगे। हाफिज साहब से पूछा। अच्छा हाफिज साहब, आप सब आवाज़ आ रही है जी।
आज़ाद सैयद साहब आपकी जानिब वापस आ रहा हूँ। जी जवाब फैज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, फरमाइएगा। जवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी अपने प्रोग्राम में। मेरा ये ख्याल है कि आज का जो दिन है ये बहुत हवालों से इसकी अहमियत है, बल्कि मुझे ये कहने दें कि तारीखी अहमियत है। एक तो ये है कि आप जरा पीछे चले जाएं, 12 अक्टूबर 99, उधर से शुरू करें तो आज उसका उल्टा रिवर्स है, 21 अक्टूबर है आज। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप नवाज शरीफ साहब का आना क्या अहमियत रखता है वो एक अलग मामला है, लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा है, ये बहुत अहम। राइट। 3-4 चीजें मेरे नजर में सबसे अहम है। एक बात यह है कि उन्होंने कन्फ्रंटेशन का पैगाम नहीं दिया, लेकिन गालिब के शहर में ये भी कहा कि हमारे पास आंसू बहुत हैं, हाँ। और हम ये तूफा किए हुए हैं, हमें छेड़ा ना जाए। ठीक है। दूसरी बात यानी कि उन्होंने कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने एक रियलिस्टिक सिचुएशन पेश की कि इस वक्त मुल्क की मईशत आम आदमी की नजर में क्या है, बिजली के बिलों का जिक्र, डॉलर की कीमत, उसका मुवाजना अपने दौर से, महंगाई का अरूज, सारी चीजें उन्होंने बयान की जो आम आदमी का मसला नंबर 1 है। और साथ एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी हम सबको मिलकर मेहनत करना होगी। निचोड़ ये है, यानी कि आगे जो आने वाला वक्त है उसमें पूरी कौम को सब मिलकर चलना होगा और मेहनत करना होगी। दो और बातें हैं जो मैंने नोट की हैं। एक बात ये कि इसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो है उसका जिक्र किया है, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर चलना होगा। जब पड़ोसी ममालिक की बात होती है तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की जो एक कंसिस्टेंट ओपिनियन है वो है हिंदुस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हैं वो बड़े खराब रहे हैं, तो वो एक कंसिस्टेंट है। और उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि अगले बार जब वो इक़्तिदार में अगर वो आए तो वो इस पॉलिसी को साथ लेकर चलेंगे। सही। और सबसे आखिरी बात मैं क्विकली कर दूं कि मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब आज बड़े जज्बाती भी थे, और उन्होंने अपने जाती कुछ वाकयात भी बताया अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, अपने वालदा की वफात, अहलिया की वफात, तो एक जज्बाती टच भी था इसमें। तो असल बात यह है कि वो लड़ाई नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, और लड़ाई आमतौर पे आपको पता है कि उनकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से रही है, लेकिन इस दफा कोई ऐसा मैसेज नहीं लगा। सही। अहमद मंसूर साहब, वो जो कह रहे हैं कि लड़ाई पहले रही, अब वो लड़ाई नहीं करना चाहते, उन्होंने ये कहा भी, बार बार कहा, इसको क्या तमाम तर जो तबकात हैं उनको यही चीज़ लेके आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत? जवाद फैज़ी साहब, अक्टूबर का गालबन पहला हफ्ता था, आपके ही प्रोग्राम में एक बात मैंने की थी कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ख़दशा है कि पाकिस्तान जिस अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम का यहाँ तक हम पहुँचे हैं उसका शिकार होके, वो फिर आगे ही बात जाएगी अगर हम और हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इसी सोच को लेके आगे बढ़ेंगी, इंतकाम की बात। लेकिन जो नवाज शरीफ की तकरीर आज उन्होंने की है, खिताब किया है, वो ये ज़ाहिर करता है कि वो इस दफ़ा बहुत ही भरपूर तैयारी के साथ आए हैं, और वो जो तैयारी है वो सिर्फ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून उसके बयानिए को प्रमोट करने के लिए नहीं है, अपना इक़्तिदार लेने के लिए नहीं है, वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा वापस आए हैं। ये खुश आइंद एक बात है, लेकिन इसमें देखना यह है कि जो कहा गया है क्या वो किया भी जाएगा या ये एक सियासी खिताब ही होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ख़ास तौर पे जो अभी इलेक्शन मुहिम जब शुरू होगी उसमें पता चलेगा। एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो ये शो है ये कामयाब तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन ये हमें देखने की ज़रूरत है कि सियासत जो हो रही है इस मुल्क में
हमारे मुल्क में कि कौमी जो रहनुमा है उसका फुकदान अभी भी है। जो तमाम जो लीडर हैं, सारे जितनी सियासी जमातें हैं, उनको एक कौमी सोच की तरफ भी जाना होगा, अपने आप को हर सूबे में मनवाना होगा। इसमें आपको पंजाब का रंग बहुत ज्यादा नजर आएगा, कुछ हद तक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का भी आएगा, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान से मुझे आज के इस बड़े पावर शो में कोई बहुत भरपूर नुमाइंदगी नजर नहीं आई। अस्मा, मैं ख़ास तौर पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शरीक थी, लेकिन वो जो बाप बेटी की मुलाकात और उसमें फिर वो जज्बाती कैफियत, इसको कैसे देखते? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इतने सीनियर सहाफ़ियों के दरमियान बिठा के मुझे मौका दिया आपने। जज्बाती मनाजिर देखने में सबने देखे, और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने वालिद को मुलाकात नहीं की, बहुत सारी बेटियां जो मुल्क की थी बेचैन थी कि उनका लीडर आए और मुल्क को एक अच्छे रास्ते पे लेकर चले। तो हमने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने ज़ाती दुख को बयान किया, क्योंकि आवाम का लीडर है, आवाम से बात करना जानता है, और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अपनी सारे जो वहाँ पे कारकुन मौजूद थे हाना अंदाज में इस्तकबाल हुआ। और लोग समझ रहे थे कि शायद सड़कों पे लोग नहीं आएंगे, जलसे पे लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ हमने देखी। और वाकई 4 साल के बाद जब वो मुल्क पे पहुँचे तो लोगों ने इतना इस्तकबाल किया, इतनी प्यार और मोहब्बत दी। और मैं कहना चाहूँगी कि कोई बोल रहा था खुदा के लहजे में, और आज वो जेल में बैठा हुआ साइकिल मांग रहा है। और यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की कुदरत कि किस तरह से उन्होंने वापसी की नवाज शरीफ साहब ने, और लोगों ने उनको वेलकम कहा। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया कि जब उनकी अहलिया बीमार थी तो बात तक नहीं करने दी जा सकी फ़ोन पे, और आज उसी जेल में जो है वो बैठे बैठे इसराइल के जो फेवरेट लोग हैं, उनकी औलाद है, उनसे इमरान खान साहब ने बात भी की है। इन शॉर्ट ये कि देखें, मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ बहुत से सियासी लीडरों ने दी, और इसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्क के लिए वापस आए हैं, और बहुत अज़म और इस्तेहकाम के साथ वापस आए हैं, क्योंकि मुल्क जिस माशी मुश्किलात का शिकार है, इसमें मुझे लगता है कि एक वाहिद लीडर हैं जो अपना एक विजन रखते हैं, वापस आए हैं और काम करेंगे, और वाकई तौर पर जिस मुश्किल से अवाम दो चार है उसके लिए वो काम करेंगे। आमिर गौरी साहब, मैंने आपके पीछे पीछे बड़े जलसे भुगताए, बड़ी तहरीक देखी। आज के जलसे को लाहौर में होना, मियाँ साहब का वहाँ पहुँचना, उससे पहले जितने कानूनी तकाजे थे वो पूरे करना, और फिर वहाँ पहुँचना, लेकिन ये 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। ये तो इब्तदाइया यहाँ से आज का बनता है। देखें, एक तो थैंक यू वेरी मच। मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। मैसेजेस तो उन्होंने सारों को दिए हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जलसा कितना बड़ा था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि नवाज शरीफ इज़ बैक। इसका मतलब है कि वो पार्टी जिसकी टांगें काँप रही थी काफ़ी अरसे से, उसको उनका लीडर जो है वो अब पहली दफ़ा यूनाइट करेगा। उसके दरमियान से जो टूटने फूटने की बातें हो रही थी कि शायद इसमें से कुछ लोग निकल जाएं, अपनी पार्टियां बना लें, व्हेन ही इज़ हियर आई थिंक ही विल ब्रिंग ऑल दोज पीपल टुगेदर। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पार्टियां जो हैं वो उनके लीडर शोर ज़्यादा मचाते हैं, लेकिन पार्टियां जो हैं उनका एक्चुअल वेट जो है वो 2-3 पार्टियां ही हैं जो नेशनल जिनको आप कहा जा सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए अभी एक चांस होगा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से वो उनके साथ बैठ सकेंगे और जो फ्यूचर का लाएअमल है। लेकिन देखें, जो मैसेज आपने यहाँ बात की, ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया है उन्होंने अस्करिया को, अगर ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ, और वो ये है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं जिनको आपने बनाया था मुझे गिराने के लिए, और उन्होंने फिर आपके साथ ये किया कि आपको उन्होंने जानवर कहा, आपको उन्होंने मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। हम वो हैं जो 28 मई वाले हैं कि हमने आपको मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर जो है उसका बाकायदा जो शो करके दिखाया था कि हम जिक्र भी जो किया है पाकिस्तान 5 अरब डॉलर का बिल्कुल वो चीज़ छोटी है, लेकिन देखें जो न्यूक्लियर पैरिटी है अपने दुश्मन के साथ, उसके बाद साइज डज नॉट मैटर कि इंडिया कितना बड़ा है, कहाँ पहुँच चुका है। एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं उस वक्त जिस तरह 28 मई में थे। दूसरा मैसेज मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, वो अदलिया के लिए है कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं। देखें, अब ये तो हमें पता है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट जिसने नवाज शरीफ को निकलवाया था, ठीक है, वो अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस इस्टेब्लिशमेंट ने बहरहाल उनको वापस आने दिया है, तो कहीं ना कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो अब बॉल जो है नवाज शरीफ की बॉल वो अदलिया की कोर्ट में है कि क्या वो उनको इलेक्शन में आने देगी या नहीं देगी। जो फैसले हुए हैं जिनको नवाज शरीफ गलत समझते हैं, क्या अदलिया भी उनको गलत समझती है और उनको रिवर्स करेगी या नहीं करेगी। और तीसरा चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो पाकिस्तान की अफसरिया है जो हमेशा गलत फैसलों के अंदर गलत साइड पे खड़ी होती है। अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान ने आगे जाना है
क्योंकि देखिए इस शख्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है एक ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल है इकॉनमी की, अगर उसमें एक आदमी जो है वो चैलेंज कबूल करना चाह रहा है और वही कह रहा है कि हमें इस सारों को मिल के करना चाहिएगा। ये आप याद रखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पिछले 20-30 साल में इस बुरी तरह तोड़ा गया है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात अब 2 सूबों में यानी एक पूरी ताकत के साथ हुकूमत नहीं बना सकती। पाकिस्तान को पॉलिटिकली 4 मुल्कों में तोड़ दिया गया है, ठीक है ना। और फिर कहा जाता है तो हो सकता है कि नवाज शरीफ के साथ बहुत सी छोटी जमातों को बिठाया जाए कि अगर नवाज शरीफ अगर पावर में वापस आते हैं, अगर वो वजीर आजम बनते, ये बहुत बड़े अगर हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि वो लाए गए हैं कि पार्टी को इकट्ठा करें और फिर उनके छोटे भाई को मौका दिया जाएगा, चूंकि शायद जो है एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है। हमें नहीं पता कि ये मामला कहाँ जाएगा। तो अब जिस समय कहा कि मामला तो अदलिया की कोर्ट में है, आने वाले दिन बताएंगे, और इसलिए उन्होंने फैसला किया। देखें, उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन को जल्दी या बाद की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन करेगा जो फैसला है वो करेगी, ठीक है ना। तो ही इज स्टेइंग विद दी, जो उनका जो असल चीज़ है ना नवाज शरीफ की जो मैंने देखी है वो ही स्पीक्स अबाउट सिविलियन सुपरमेसी। उन्होंने कहा मैं हूँ या कोई और है, अगर ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा तो ये आगे जाएगा, वरना तो फिर इसी तरह धक्के ही खाएंगे। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो? मानिएगा कि आप गिलगित से चले काफिला लेके, और किस तरह देख रहे हैं? ये बात भी हुई कि सिंध और बलूचिस्तान से शायद उस तरह से नुमाइंदगी सामने नहीं आ सकी, आप इस पे क्या कहेंगे? क्यों नहीं हो सकी, और अगर हुई है तो फिर किस मिकदार से हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ साहब, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल GB, AJ पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान सबकी नुमाइंदगी थी। हाँ, हमारे लोग कुछ ज़्यादा थे निस्बतन आबादी के अतबार से, और हमारा फासला जो है वो सबसे ज़्यादा था, तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर गिलगित से बनता है। अगर आप खुंजराब से लोग आए थे, मशबरूम से आए थे, जिसको सियाचिन ग्लेशियर का ज़िला कहा जाता है, और द्यामिर, जहाँ द्यामिर बादशाह डैम बन रहा है गिलगित से, तो मजमूई तौर पर ये 2400 किलोमीटर का तो इनका सफ़र बनता है आने जाने का। तो लोगों का एक जज्बा था, एक शौक़ था। हमारे जो 2015 से 20 का जो टेन्योर गुजरा है GB में मुस्लिम लीग नून का, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब ने जो 3 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वहाँ के लोगों को, और कैंसर हॉस्पिटल से लेके आपके जो है वो सड़कों का जाल बिछाया, और तो उस वजह से लोगों में एक ख्वाहिश थी। आजकल जो हुकूमत है 3 साल में एक ईंट नहीं रखी जा सकी। तो मैं समझता हूँ कि जो शिरकत थी लोगों की, जो हमारी तवक्को से ज़्यादा थी, यानी हम इससे कई गुना लोग आना चाहते थे, हमारे पास इतनी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान से लोग बाहर गए हों 100-150 से ज़्यादा हों, तो लगभग 2000 से ज़ायद लोग आए, और वो भी तकरीबन 300 के करीब गाड़ियों में, बसेस में, फ्लाइंग कोचेस में, एक ही जुलूस, एक रैली की शक्ल में आए थे। हमारे रिवायती टोपी का भी यहाँ पे एक मंजर था। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों आते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ मेरी इस 20 साल सियासी ज़िंदगी में। मैं 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए जुलूसों की शक्ल में आ चुका हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। 2007 वगैरह में हम आए तो नवाज शरीफ साहब को जो जुलूस था, हमारा जो KP GB का जुलूस था, उसको पंजाब के हदूद में रोका गया, रेत के पहाड़ डाले गए, ब्रॉड सड़कें बंद कर दी गई, टीयर गैसिंग हुई, और उस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नवाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया। और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा जब आए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लाहौर के लोग निकले, हम सब यहाँ पहुँचे, तो ये तीसरी दफ़ा है। आप देख लें कि गुज़श्ता 33-34 साल में एक शख्स को 3 दफ़ा मुल्क में इक़्तिदार से उतारा गया, गैर आइनी तरीके से, किसी कानून आइन यानी वोट के ज़रिए उसको नहीं निकाला गया, और तीनों दफ़ा वो फिर मुड़ के वापस आया। आज लोग उनकी तरफ एक उम्मीद से देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक। वो वजह यही है कि उसने जो कहा माजी में उसको करके दिखाया, और जितनी दफ़ा उनको निकाला गया, अगली दफ़ा उसने उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी है। इस दफ़ा जो नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी, मैं समझता हूँ एक स्टेट्समैन की स्पीच थी। लीडर जो है वो मुल्क के हालात के मुताबिक अपने ज़बान खोलता है। आपने देखा जिस शख्स के साथ 4 साल में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, उसके साथ, उसकी पार्टी के साथ, उसके ख़ानदान के साथ, वो एक लंबी दास्तान है।
उसके बाद आज 6-5 साल बाद वो पब्लिक को एड्रेस करता है, लोगों को पुरअमन रहने की बात करता है, इखलाकियात की दरस देता है और अपने बदतरीन मुखालिफिन का नाम नहीं लेता, किसी के साथ इंतकाम की बात नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह की लीडरशिप की इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त खान साहब ने पिछले 5 सालों में बदकिस्मती के साथ हमारे नौजवानों में जहर गोला है। चलते राह चलते बाजारों में भी लोग जो है वो आवाज़ें कसने देते हैं, सियासत को गाली बना दिया, बाकायदा प्री प्लान, जैसे आमिर गौरी साहब फरमा रहे थे कि हमारी सियासी जमातों को जो एसेट है पाकिस्तान की, उनको सुकुड़ सुकुड़ के सूबों तक महदूद कर दिया गया। और आज दोबारा से चैलेंज मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रूर है। पंजाब के अंदर तो मैं समझता हूँ GB पंजाब के अंदर और आज़ाद कश्मीर में बड़ी पॉपुलरिटी मियाँ साहब की आज भी है, बाकी सूबों में भी है, लेकिन जमाती ढांचा बेहतर करना। नवाज शरीफ साहब के आमद के बाद हम समझते हैं, जमात के जो साथी हैं, वो मशहूर कौल है कि जंग के अंदर सिपह सलार की मौजूदगी जो है वो अदी जीत की अलामत होती है। सही सही सही। तो हम इस वक्त तक बगैर सिपह सलार के थे। आज नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद हम समझते हैं कि अदी जंग मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ साहब ने जीती है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है उसके हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से और अदम बर्दाश्त के हवाले से। आप सब इस पर तफसील से बात करेंगे, आप सब इस पर तफसील से बात करेंगे। रिजवान रजी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। रजी साहब, आपने माशाल्लाह हाफिज साहब का तोहफा सर पे सजा रखा है और गिलगित की बातें हो रही है, बल्तिस्तान की बातें हो रही है, लेकिन इसका जो जिस तरह आमिर गौरी साहब का भी हवाला दिया गया कि इसमें मुझे क्या बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं कि तंजीम साजी और फिर इन हालात में जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वेलकम किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, दीगर जमातों ने किया, आइंदा का मंजर क्या होगा, नक्शा क्या देख रहे हैं अहले सियासत का? ख़ास तौर पे अदलिया की बात हो गई, अस्करिया की बात हो गई, अफसरिया की बात हो गई, लेकिन अहले सियासत का मिजाज कैसा नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में? देखिए, अगर आप ये बात मुझे कहने की इजाज़त दें कि इस वक्त सीनियर जो हमारे सियासतदान हैं, उनमें से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं और जितना विजन इनका है, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं और जितना इंटरनेशनली वो एक रिकग्नाइज और रिस्पेक्टेड फेस हैं, उतना शायद पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत के अंदर कोई नहीं है। आज की उनकी तकरीर इसी की गमास थी। उन्होंने किसी का AC उतारने की बात नहीं की, उन्होंने किसी के घर का खाना बंद करने की बात नहीं की, उन्होंने मुंह पे हाथ फेर के ये नहीं कहा कि मैं जो है वो तुम्हारे पंखे पे उतरवाऊंगा। उन्होंने इंक्लूसिवनेस की बात की। आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए, क़यादत की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो लोगों को साथ लेके चले। क़यादत एक्सक्लूसिव नहीं होती, वो लोगों को छोड़ती नहीं है, निकालती नहीं है। वो मुख्तलिफ पस मंजर के हामिल लोगों को, मुख्तलिफ मजहबी रुझानात के हामिल लोगों को, मुख्तलिफ इलाकाई रुझानात के हामिल लोगों को इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जाते हैं उनके अंदर, उन कॉमन फैक्टर्स के जरिए उनको एक लड़ी में परोया जाता है और इन लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश करती है। क़यादत इसका नाम है। आज नवाज शरीफ की जो तकरीर थी वो टेक्स्ट बुक तकरीर थी, इस हवाले से कि मैं इतने जख्म खाने के बावजूद भी तमाम लोगों को साथ लेके चलने को तैयार हूं और किसी से इंतकाम का रवादार नहीं हूं। ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये मुस्तकबिल के अंदर तलखियां कम करने में, सियासी तलखियां जो बहुत अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई हैं, जिनका हवाला हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने दिया है, इनको कम करने के अंदर मुमदो मावन साबित हो सकती है। हमारे तो कान तरस गए थे इस तरह की कोई तकरीर सुनने के लिए जिसके अंदर ओए तोए ना हो, जिसके अंदर दूसरों पे आवाजें ना कसे जाएं, जिसके अंदर सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ के लोगों की, सियासी लीडरों की, दूसरों की नकलें ना उतारी जाए और जिसके अंदर पूरी सियासी क़यादत को ह्यूमिलिएट ना किया जाए। सबको साथ लेके, साथ आप कब लेते हैं? जब आप उनको बराबर की इज्जत और एहतराम देते हैं। तो इस तमाम लोगों को जब इज्जत और एहतराम देंगे तो सारे मिल के, लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक की है मियां साहब ने आज, अपना फैजी साहब, उन्होंने कहा है कि हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। भाई आपका और मेरा तो नारा है कि कम जवान दी मौत, तो काम करना पड़ेगा। हूं मियां साहब ने इतना मुश्किल काम पा दिता है, बाकी सब ठीक है। चलो एक छोटा सा ब्रेक लेना है नाजरीन, मुझे ब्रेक के बाद वापस मज़ीद बातें करते हैं। आज एक ऐसा गुलदस्ता है, इसकी खुशबू यकीनन आप तक पहुंच रही होगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
छा गया है हर तरफ क्रिकेट का जुनून। शाहीन ही जीतेंगे, मैच हो सुबह या फिर आफ्टरनून। कुछ हंसी मजाक, कुछ सवालात और कुछ प्रेडिक्शन। बल्ला घुमा दे, सीटी बजा दे और हर डाउट मिटा दे। और मिलके बोलें, गेम उठा दे। ओनली ऑन पीटीवी होम। कमरे का बुआ किसने खोला है? किस कमरे का? किस कमरे का? और जैसे मालिक मकान ने ताला लाया हुआ है। तो तुम गर्मी में सोच रहे हो, तुम्हें हवा दे रहा था। झूठ मत बोलो इफ्ती, तुम चाबियां चुरा रहे थे। वैसे मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा ताला खोलना है? मालिक मकान के कमरे का। लाश। इस घर में लाश है। कौन सी लाश? ये रही लाश। लड्डू में हड्डी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि सबको मिल के पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी, इसके इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करनी होगी, और जो नहीं करता भारत वो मैं उसे मुहिब वतन नहीं समझ सकता। हमारी जान भी हाज़िर है इस मुल्क के लिए, लेकिन कौन नहीं करता उसको भी राह रास्त पे आना होगा, और कोई इधर उधर की डोरियों पर अगर हिलता है तो वो भी हिलना बंद करना होगा, क्योंकि डोरियाँ तो काट दी जाएंगी और काटी जा रही हैं। एजाज सैयद साहब, आपकी तरफ आता हूँ जी, कि जिस तरह आमिर गौरी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो हमें अल्फाज भी दिए और गुफ्तगू भी की, क्या देख रहे हैं, कहाँ से कोई खुदा न खासा खदशा है, किस तरफ से खदशा है? वगरना तो अगर खुशगुमानी रखी जाए तो सारे तो मिलके ही काम करना चाहिए सबको। जवाद साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। जवाद साहब, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सियासी पोलराइजेशन का शिकार है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी खींचातानी अरूज पे है। इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें, मईशत का बहुत बुरा हाल है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई अमन की बात नहीं कर रहा, झगड़े की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, गालम गलोच हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये बिटर बातें हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि इस वक्त तनाज़े की बात हो रही है। इस सारे माहौल में जरूरत है पाकिस्तान में एक ऐसे सियासी माहौल की जिसमें एहतराम मौजूद हो, बाहमी एहतराम हो, जिसमें तरक्की की बात हो, जिसमें अगर इख्तलाफ भी है तो इख्तलाफ को एहतराम दिया जाए, उसको उसका मजाक न उड़ाया खंदा जाए, पेशानी से बर्दाश्त किया जाए। जी बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच है उसमें उन्होंने दबे लफ्जों में कुछ तनकीद भी की है, लेकिन उसमें जो अच्छी बात मुझे लग रहा है कि जो अच्छी बात या पॉजिटिव साइड में ये देखूंगा कि तौहीन का पहलू नहीं है। तनकीद है लेकिन तौहीन नहीं है, और वो भी इनडायरेक्ट तनकीद है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त जोड़ने की जरूरत है। ये तनकीद तो ना भी करते तो ज्यादा अच्छा होता। ये दबे अल्फाज में भी जो बातें उन्होंने की हैं तो ना भी करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जाहिर है जो उनका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो जिस तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया, जो कुछ हुआ, जिस तरह उनके ऊपर केसेस बने, और उन केसेस के बारे में पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े सवालात उठे। तो मेरे ख्याल में ये उनको क्वेश्चन दे दीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जरूरत है जिस बात की, वो बर्दाश्त की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है, पोलराइजेशन खत्म करने की जरूरत है। तो इस तकरीर में मुझे ये नजर आया कि ऐसी एक अटेम्प्ट की जा रही। अहमद मंसूर साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं एजाज सैयद साहब के इकाई, और आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए या रखते हुए भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त कीजिए और आगे चलने की कोशिश कीजिए। कोई माफ़वाकुल फितरत नहीं है, कोई शख्सियत हो, वो इदारा हो, आइन के ताबे तो सबको रहना होगा, और जो आइन लिखा जा चुका, बनाया जा चुका, उस पर चलने की बात है। तो आपको वो जो 9 मई वाले हैं,
उनकी तरफ से सारी सूरत हाल में वो जो प्रोपेगेंडा तो अब भी कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे जी, वो आ भी गए, वो नहीं पहुंचेंगे जी, वो पहुंच भी गए, तो उनको वो सबको चिल्ले पे ही जाना पड़ेगा। वो चिल्ला भी मुझे अजीब सा लगा जो कल मैंने सुना चिल्ले वाला। हाँ, चिल्ले पे जाना चाहिए, वैसे ज़रूरत है, लेकिन जो तनकीद है सोशल मीडिया पे शुरू भी उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं, उसमें मैं देख रहा था कि वो इस तकरीर में, इस खिताब में अब ढूंढना शुरू कर दिया कि ये बात नहीं की, फ़लस्तीन के मामले को उस तरह नहीं उठाया, मसला कश्मीर पे बात नहीं, मतलब रूटीन जो उसने उस पे ये हमारा जो है ना तनकीद करने का, तो उसमें देखना तो ये होता है जब आपका जहाज़ डूब रहा हो तो आपके पास ये होता है कि आपने सबसे पहले अपनी मदद करनी है, दूसरे की मदद के लिए बाद में बात करनी है। तो अभी तो पाकिस्तान को अपनी मदद की जरूरत है, खुद खड़े होना है, जो जिस तबाही की तरफ हम गामजन हैं, अपने आप को बचाना है। उसके बावजूद माली इमदाद पहुंचाई जा रही है, उसके बावजूद वो एक बिल्कुल है और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान बतौर रियासत भी और हम बतौर अवाम सबका इस पे एक ही नजरिया है। यहाँ जो खिताब पे ही बात करेंगे क्योंकि खिताब अहम है कि उन्होंने कहा क्या कि उसी से चीजें बदल रही हैं और उसी से बदलेंगी। रिजवान रजी साहब ने टेक्स्ट बुक की बात की कि ये स्पीच टेक्स्ट बुक स्पीच है, तो बिल्कुल ये जो टेक्स्ट बुक स्पीच है और टेक्स्ट बुक स्पीच किसी एक बंदे के लिए फिर नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है वो उनकी पार्टी, उन्होंने मरियम नवाज साहबा की इनपुट होगी, किसी की भी है, तो ये टेक्स्ट बुक स्पीच सबको पढ़ाने की जरूरत है। ये टेक्स्ट बुक स्पीच मौलाना फजलुर रहमान भी पढ़ें, ये आसफ जरदारी भी पढ़ें, ये महमूद खान अचकजई भी पढ़ें, ये असफंदियार वली भी पढ़ें और अडयाला में भी पहुंचाई जाए और वहां तो रटाई जाए, तब हम आगे जा सकते हैं। तो ये इस वक्त जो नहीं, अगर मेरा ख्याल रटाने से बेहतर है समझाई जाए, मेरा जो मुश्किल काम है, माजरत के साथ उन्हें रटाया ही जाए। लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल है उसमें जो बात हो रही है बार बार कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है इसमें तफरीक इतनी ज्यादा है कि कोई पार्टी किसी एक सूबे में उस नहीं तमाम मुल्क में नहीं है, सूबों में तकसीम हो चुकी है। कौमी सियासत को फ़रोग जो है वो देना है तमाम जमातों को और इस पर आगे बढ़ना है। अब अगला लाहे अमल मेरी नज़र में ये तजवीज़ समझ लें और मेरी राय समझ लें कि अब मियाँ नवाज शरीफ इस्लाम इधर बैठ चुके हैं पाकिस्तान में, अब उनको एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसमें इस इलेक्शन के हवाले से बात होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों के साथ कि इसका इनकाद कैसे होगा, किस तरह का माहौल होगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल जब तक इस मुल्क में सही तरीके से बनेगा नहीं, उस इलेक्शन के नताइज को हर कोई तस्लीम नहीं करेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें सब जमातों को बैठ के यहाँ पे आगे चलना है। बिल्कुल ठीक है। अस्मा, आप जब ये देखती हैं साफ़ी ज़िंदगी में जलसे जुलूस, आज के जलसे में वो जो गालम गलोच नहीं थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये टॉपिक है कि हमने मिजाज बिगाड़ दिए, हमने तर्ज तखातुब जो है वो इंतहाई तनज़ुली का शिकार कर दिया, ओए तोए पे आ गए, बैंका के शोले ही चलाते रहे। इस सारी सूरत हाल में आज मजमा, क्राउड और मियाँ साहब का खिताब वो कैसा दिखाई दिया? सभी ने देखा कि किस तरह तहम्मुल मिजाजी से मियाँ साहब ने बात की और हमेशा से नून लीग के हवाले से ये बात सभी जानते हैं कि कभी भी इस तरह तू तड़ाक की सियासत उन्होंने की नहीं और जलाओ गिराओ की सियासत नहीं की। ये एक जो बल्लेबाज आया उसने एक अजीब सी दुनिया जो है वो यहाँ पे नौजवान नस्ल को ख़राब करने के लिए पैदा की और गाली गलौज का कल्चर जो है वो सामने लेकर आया और उसका भुगतना जो है वो पाकिस्तानी अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज अब सोशल मीडिया पे देख लें तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रही एक किसी उम्र के हवाले से, सोशल मीडियम का अभी भी वो बैठे हुए सिर्फ बातें कर रहे हैं वहाँ पे और कहानियां गढ़ रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल शेर तो मैदान में आ चुका है और उसने बता दिया है कि किस तरह अपने मुल्क के लिए हमें कौन कौन से रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम वतन है और जब तक हमारा मुल्क बचेगा नहीं हम लोग कैसे बच सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल में बेड़ा गर्क किया है माजरत के साथ, उसको संभालना ज़रा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और नून लीग जो है वो जज्बे और जोश के साथ वापस जो है वो सिमटेगी, जाहिर सी बात है जब लीडर मैदान में उतर चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अब इलेक्शंस में भी हम देखेंगे अगर पीटीआई ने धांधली का शोर ना मचाया और इस इलेक्शन जो है उसको खराब करने की कोशिश ना की तो जो अवाम का फैसला है वो सामने आएगा। अमर गौरी साहब, जिस तरह अहमद मंसूर साहब ने ये कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए या पहले ये तो आपस में बैठ जाए
कि तर्ज़ तखातुब क्या होगा, हमने कहाँ तक जाना है। इल्ज़ाम की भी तो हद होती है ना कोई, कि एकदम मुल्क दुश्मन, और हमने मुल्क दुश्मनी वाले भी देख लिए, लेकिन ये फटाफट के ये है, ये है, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। जब आप देखें थोड़ा सा जो है ना, बिकॉज हमने बहुत साल, आपने भी जर्नलिज्म करके देख लिए, देखें इस तरह की लैंग्वेज जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल की थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी की थी एक दूसरे के खिलाफ, और उन्होंने भुगता है उसको। लेकिन तब सोशल मीडियम नहीं था वाली साहब, अनसोशल मीडिया कह लें उसको। इस तरह से कि देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान अगर फर्ज के 60% अब नौजवान है, उसमें से बहुत से लोग, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का टाइम नहीं देखा होगा, ठीक है ना, या देखा होगा तो बिल्कुल बच्चे होंगे, कोई सियासत का शौक नहीं था। लेकिन ट्विटर ने और बाकी जो सोशल मीडियम्स हैं उन्होंने उनको एक आवाज़ दे दी है, और आवाज़ जो है वो एक बदतमीज़ी की आवाज़ है। इस वजह से कि जब वो बड़े हुए हैं तो उस वक्त जो एक लीडर था जो कह रहा था कि वो कौम का लीडर है, उसकी ज़बान गंदी थी। मैं उस तरह के इमरान खान को नहीं जानता था, मैं उनके साथ बहुत उठा बैठा हूँ, ठीक है, उस वक्त उनकी ज़बान ऐसी नहीं थी, नवाज शरीफ की ज़बान ऐसी नहीं थी। लेकिन इन्होंने जब इनकी पार्टियों के अंदर से लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, उनको उस वक्त नहीं रोका और उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब जो है उस वक्त बोसे भी दिए, हाँ, और अब जो वक्त है ना, वो मेरा ख्याल है कि देखें, मुझे उससे भी जो है वो सॉरी इत्तेफाक नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर सारी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही होती हैं, इसलिए कि वो पावर को गेन करना चाह रही होती हैं। लेकिन हमें ये पता है कि जो पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान को तो बहरहाल वही चलाएगी, अगर डेमोक्रेसी इज़ नंबर गेम, ठीक है। बड़ा ज़रूरी है कि जो हुकूमतें लोगों के वोट से बने, वो फिर लोगों के वोट से ही टूटें। अगर लोग जो हैं उनके ऊपर ये ना करें कि आप 3 साल बाद खुद ही तोड़ते हैं अपनी असेंबलियां। ज्यादती हुई है ना पाकिस्तान, देखें ना, अगर पाकिस्तान इज इन ए रैबिट होल तो इसका मतलब हमने ये गड़ा खुद खोदा है। लेकिन जो असल चीज़ है, मैं आपको बताऊं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन होता है, जब होता है, नहीं होता वो उसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। नवाज शरीफ रिप्रेजेंट्स अर्बन मनीड क्लास, ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करते हैं अगर उनका अपना इकोनॉमी का पहिया चल रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को एक तो जो सेंट्रल पंजाब है उसको साथ लेके दोबारा से एक आइडियल सिचुएशन में लाना होगा। नवाज शरीफ को ऑल्सो कनेक्ट करना होगा कराची के साथ, ठीक है ना, इसलिए कि जो रूरल पाकिस्तान है ना, वो हमेशा पावर के साथ रहना चाहता है, और ये लोग जो हैं ये जुड़ते हैं उन लोगों के साथ जो गैर सियासी ताकतें होती हैं। जिस तरफ झुक रही होती है ये उधर चले जाते हैं, ये इलेक्टेबल सिलेक्टेबल बन जाते हैं। तो नवाज शरीफ को आहिस्ता आहिस्ता एक तो नौजवानों के साथ जुड़ना है, मुझे नहीं पता कि वो नौजवानों के साथ कैसे जुड़ेंगे। अभी तक उनकी पार्टी के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई जो कि इमरान खान की पार्टी के अंदर थी, और उन्होंने मोबिलाइज़ किया है। इन्हें बहुत जल्दी सीखना है इस वजह से कि देखें, हम तारीफ़ तो कर सकते हैं उनकी कि वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, वो पीछे रह गया काफ़ी। ये सिर्फ देखें ना, पिछले 5 साल के अंदर हाँ 2 कम से कम 2-2.5 करोड़ की आबादी बढ़ गई है। इसके अंदर इसका मतलब है कि कम से कम 1 करोड़ तो वो लोग होंगे जो पहली दफ़ा वोट डालेंगे। वो वोट किसको डालेंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ किया आप उनको वो चीज़ बेच देते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है, उन्हें लीडर नहीं देखना। जो नौजवान है उसकी अगर अपनी जेब में पैसे नहीं हैं, अगर वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो फिर पाकिस्तान उसके लिए गरीब है। फिर उसके लिए पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब वो कितनी जल्दी करेंगे, टाइम बहुत कम है, लेकिन चूंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले डिलीवर किया है, और उसके आप ये जो 2000 से, हालांकि उनको उस वक्त भी आपको याद होगा 2013 में हुकूमत बनी थी और 2014 में इस्लामाबाद के अंदर धरने शुरू हो गए थे। इसके बावजूद वो जो टाइम है उसके अंदर लोड शेडिंग का खात्मा करना ये झूठ नहीं है, उन्होंने किया, करके दिखाया। और वो इसलिए करके दिखाया कि दीज आर पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड। जितना उनको टाइम मिलता है कम भी, मोटरवे का प्रोसेस वो जब ये कहते हैं डैम्स बनाने हैं या बाकी काम करना है, बाकी लोग सिर्फ बातें करते हैं। और उसमें क्विकली एक फिक्रा कि देखें ना, अगर फ़र्ज़ किया इमरान खान के साथियों ने कहा जी हमारे वक्त में इकॉनमी 6% में बढ़ रही थी, और भाई अगर बढ़ रही थी तो इमरान खान ने क्यों कहा कि पाकिस्तान जो है वो रेमिटेंसेस पे चल रहा है? अगर पाकिस्तान की तरक्की कर रहे थे तो उनके आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने क्यों कहा कि हमारे पास गंदम खाने के लिए नहीं है, हम यूक्रेन से गंदम मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं जो जंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो झूठ है, वो 50 लाख उनको छोड़ देते हैं, घरों को, 1 करोड़ नौकरियों को, ठीक है ना। तो उन्हें कहा नवाज शरीफ ने जो कहा था ना मोटरवे, वो किसी ने रोक नहीं सका। मुशर्रफ भी उसको बनाने में लगा रहा, इमरान खान ने भी कहा कि कई पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर मैंने बना दिए हैं। तो जो प्रोसेस हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं, वो तो बहरहाल नवाज शरीफ की हुकूमत की हैं, बाकी लोग बातें करते हैं। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, आप फरमाइएगा कि अभी बात हो रही है, आमिर गौरी साहब जिस तरह अभी सुन रहे हैं कि
क्या करेंगे आप, मतलब जीबी में कितनी नौकरियां आप दे पाए, आप वज़ीर आला रह चुके हैं, उसके बाद क्या क्या आपके पास वो रोड मैप है कि वाक़तन ये सारे मसले भी हल हों और नौजवानों के अंदर किस तरह आप अपनी कुर्बत का जो ज़रिया पैदा कर सकेंगे? बिल्कुल फैज़ साहब, ये गौरी साहब ने जो फरमाया ये हकीकत है कि पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है नौजवानों को मेन स्ट्रीम लीडरशिप से डिस्कनेक्ट करने के लिए और जो गुमराह करने के लिए बहुत तकरीबन 10-15 साल इन्वेस्टमेंट रही है। और ये जो सोशल मीडियम जो है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं, इसके जो जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, और हमें काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इस पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। देखें, जो करने की बात है, जैसे तमाम दोस्त इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कहता है वो करता है। हमने अपने 5 साल में उस गिलगित बल्तिस्तान में, क्या गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स नहीं थे? क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो आबशारें और खूबसूरती और पहाड़ पहले नहीं थे? लेकिन दुनिया की नज़र से ओझल थे, इसलिए कि 2 बड़े मसले थे वहाँ पे। एक तो फ़िरका वाराना मसाइल थे, जो दहशतगर्दी होती थी, जिसकी वजह से कोई टूरिस्ट वहाँ नहीं आता था। उसके बाद आप देख लें, दूसरा बड़ा मसला वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का था। ये 2 इश्यूज हल हो गए। मैं अभी इसी नवाज शरीफ साहब के आमद के सिलसिले में पूरे सूबे में फिरा, स्कर्दू शिगर जलसे किए मैंने, तो यकीन करें स्कर्दू और शिगर जैसे इलाके में 1200 होटल हैं, 1200 होटल, 1200 होटल। सही। वो सारे 5 स्टार होटलों के वहाँ पे चैनें खुल गई हैं। आप 15 लाख टूरिस्ट आ रहा है तो 1.5 लाख लोगों की जॉब क्रिएट करता है। गुज़श्ते 1.5-2 सालों में जीबी के अंदर जो बदअमनी थोड़े बहुत रही है बदकिस्मती से, बेड गवर्नेंस, उसकी वजह से वो 1.5-2 लाख जॉब खतरे में है। ठीक है जी, हमारा प्लान यही है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करें, कनेक्टिविटी को और बढ़ाएं मुल्क में, और उसके साथ साथ आपकी जो है वो एक इंडस्ट्री ये ऐसी है, सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को ही ले लें। मैं पिछली दफ़ा डार साहब को गुजारिश कर रहा था कि उन्होंने कुछ फैसले भी किए उस सिलसिले में। अगर आप इस टूरिज्म इंडस्ट्री को ही, आपने कोई यहाँ पे सीमेंट सरिया और ये चीज़ें नहीं लगानी है, आपने अपना थोड़ा सा सिस्टम को जो है वो ठीक करना है। आपके दुनिया भर में जो है वो आपके जितने एम्बेसडर बैठे हैं, आप सब दोस्तों को मालूम है कि फॉरेन ऑफिस में जो पोस्टिंग सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन वो टास्क ओरिएंटेड नहीं होती। और बहुत से टास्क हो सकते हैं, लेकिन एक टास्क ये दिया था नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में, हर एम्बेसडर हर महीने में कम से कम 500 टूरिस्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए वीज़ों का एहतमाम करें। सही। आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। आप आराम से, अगर पाकिस्तान में इन बुरे हालात के बावजूद आपको 60-70 करोड़ डॉलर दे रहा है टूरिस्ट इंडस्ट्री, अगर आप इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट उसकी जो है वो सरपरस्ती करती है और मीडिया उसको साथ लेके चलता है, तो मैं समझता हूँ 2-3 बिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गए आपके पास, जो टूरिज्म सेक्टर से आ सकते हैं। सही। 3 काम कर सकते हैं उससे। आप अपने मुल्क का इमेज ठीक कर सकते हैं, आप फॉरेन रेमिटेंस कमा सकते हैं, बहुत सी गुंजाइश हैं। तो पूरा एक प्लान है। हमने 5 साल में उसी खिते को पुरअमन करके दिखाया, हेल्थ फैसिलिटीज देके दिखाई, और बड़े बड़े मंसूबे तकमील की तरफ लेके गए। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो दियामिर बादशाह डैम है अभी बन रहा है, दासू बन रहा है, नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे। जैसे गोरी साहब ने फरमाया, कोई मंसूबा शुरू हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। आप 2027-28 में देख लेंगे, 27 में आपको 4500 मेगावाट देगा दासू, और 28 में जो है वो आपको 4500 मेगावाट देगा आपको दियामिर बादशाह डैम। आप देख लें 10,000 मेगावाट बिजली जब आपकी नेशनल ग्रिड में आ जाएगी, वो टोटली जो हाइड्रो बेस पे होगी, तो आपका जो कितना खर्चा हो जाता है ऑयल बेस जो आप बिजली घर चला रहे हैं, तो 10,000 मेगावाट आने से सर्दियों में आप टोटल हाइडल से बिजली दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान को। तकरीबन 20-22 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। तो ये इंशाअल्लाह ताला आज नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ये उम्मीद हुई है कि आप ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट होगा, और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला जो माजी में करके दिखाया तो अब भी करके दिखाएंगे। सही सही। रिजवान रजी साहब, आप मुझे बताइएगा, मियाँ साहब की आखिर में दुआ कराना और फिर उसमें वो एक जो आपने देखा है, उसमें कर्ब भी देखा है, उसमें आमीन के अलवाना भी देखा है, और हरमैन से होके आए हैं, वो ये रंग कैसा था आज इतने बड़े जलसे में दुआ कराने का?
देखिए, ये एक बुजुर्गाना जेस्चर था, एक एल्डरली जेस्चर था जिसको हम कहते हैं। आज की जो जलसा मतलब कि ये हमारे यहाँ बुजुर्ग जो है ना, वो इस तरह के काम फैमिलीज के अंदर किया करते थे, ये हमारी रवायात का हिस्सा है। आज के जलसे की जो सबसे बड़ी बात थी, जिस बंदी ने इस पूरे जलसे के लिए दिन रात एक किया, उनका नाम मरियम नवाज शरीफ है। और आज का पूरा जलसा जो था वो उन्होंने पूरी तरह अपनी ग्रिप के अंदर रखा है। मैंने कहा पूरे प्रोग्राम में उनका जिक्र नहीं हुआ तो वो भी जिक्र हम कर लें। तकरीर सिर्फ एक हुई है, वो मियां नवाज शरीफ की हुई है। बाकी नारे लगवाने की जरूरत थी या फलस्तीन के हक के अंदर एक करारदाद पेश और पास की गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक बुजुर्ग जो कौम का ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है ना जी, घर का जिस तरह बड़ा होता है फैमिली का, उस जगह के अपने आप को प्लेस किया है। और उन्होंने कोई ऐसा तंजिया बात नहीं की, कोई ताना तानजनी नहीं की किसी को। मेरा ख्याल है कि ये दिलों को जोड़ने का एक आगाज हो सकता है, अगरचे रावी के पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका है। बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब आपका, हाफिज साहब आपका, जनाब एजाज सैयद आपका, ब्रदर आमिर गौरी आपका, अस्मा आपका बहुत शुक्रिया, अहमद साहब थैंक यू वेरी मच। एजाज साहब, रज़ी साहब, आमिर गौरी साहब, कल भी आपको मैं ज़हमत दूंगा इस वादे के साथ कि हम मज़ीद तफसीली बातें कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और हमें दिखावे से बाज रखे। लोगों में तस्वीर घुमाना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, दिल में पढ़ लेना भी काफ़ी होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।